हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस, देखा गया तो 3-4 दिन तो यहाँ पे हो ही गए हैं। ठीक है, कोई वीडियो आप लोगों को किसी भी चैनल के ऊपर, हमारे और भी चैनल है वहाँ पे देखने को सुनने को नहीं मिला होगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, काम अभी भी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, आज के दिन देखा गया तो अगर चीज़ें सॉल्व हो गई तो और भी वीडियोज़ यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, बट कल से हम कह सकते हैं दोस्तों रेगुलरली नॉर्मल तरीके से पहले जैसी चीज़ें चलती थी वैसे बहुत सारे मल्टीपल वीडियोज़ आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, सो बी केयरफुल। इसी 3-4 दिन का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से फेक चैनल्स भी बनाए हैं। ठीक है, तो संभाल कर रहना भाई, आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। सो एनीवेज, यहाँ पे हम बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में, और वो कंपनी कौन सी है दोस्तों? HDFC बैंक। ठीक है, अब HDFC बैंक की अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है, पिछले एक साल की अगर बात कर ले तो 26 से 27% तक स्टॉक क्रैश हो चुका है, नीचे आ चुका है। ठीक है, मतलब 1000 के ऊपर यहाँ पे चलता था, और अभी तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि अब तो ये 700 की और बढ़ रहा है। मतलब ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो चुका है। और पिछले 5 साल की भी अगर बात कर ले तो जहाँ से इसकी गाड़ी स्टार्ट हुई थी पिछले 5 साल के हिसाब से वो गाड़ी वही के वही है। इनफैक्ट थोड़ी नीचे भी आप ऐसा भी कह सकते हो। 5 साल का भी परफॉर्मेंस इनका -4-5% चल रहा है। सो लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एंड अभी वापस HDFC बैंक ज़्यादा चर्चे में क्यों आया? तो उसके पीछे का रीज़न है ये व्यक्ति, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बट जिनको नहीं पता है चलो फिर भी मैं उनके लिए बता देता हूँ। ये है जेफरीज के क्रिस वुड। यस, तो क्रिस वुड की अगर बात कर ले, इनका पूरा नाम क्रिस्टोफर है, बट क्रिस वुड के नाम से ये जाने जाते हैं। सो इनका 22 स्टॉक का पोर्टफोलियो है इंडियन मार्केट को लेकर। एंड वहाँ पे हम कह सकते हैं उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, कुछ स्टॉक्स को ऐड किया है, कुछ स्टॉक्स को लेस भी किया है। बट HDFC बैंक इस स्टॉक से वो कंप्लीटली हम लोगों को बाहर निकलते हुए देखने को मिल चुके हैं। यस, और यही सबसे बड़ी हेडलाइन बन चुकी है कि जेफरीज क्रिस वुड सेल HDFC बैंक। और भी है, PB फिनटेक भी है, 2 नए और स्टॉक्स भी इन्होंने ऐड किए हैं। इसके ऊपर भी अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना, मैं ज़रूर बना दूंगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम स्टडी पर्पस के लिए बनाते रहते हैं। बट अगेन टाइटल क्या बना कि क्रिस वुड ने क्या किया, HDFC बैंक से एग्जिट यहाँ पे ले लिया है, कंप्लीटली सोल्ड किया है। और अगेन ये हेडिंग क्यों बनी? ऐसे तो कितना बाइंग सेलिंग तो यहाँ पे चलता रहता है। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा अगर हेडिंग बनने का कारण अगर कोई था तो वो था HDFC बैंक का परफॉर्मेंस, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा नेगेटिव खबरें हमें देखने को मिली है, चल नहीं रहा है, और उसके बाद इस प्रकार की खबरें लगातार आना तो दिक्कतें होगी। अब सबसे पहले दिमाग में तो ये आएगा कि मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे कि HDFC बैंक तो 1 साल से तो पूरा वाट ही लगा दिया, 5 साल में भी नील रिटर्न्स, नील क्या नेगेटिव रिटर्न्स। क्रिस वुड की भी अगर बात कर ले, बहुत सारे लोग एग्जिट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? तो हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कोई भी चीज़ अगर भागती भी है या फिर शेयर गिरता भी है, हमेशा चेक कर लो भाई कि रीज़न क्या है। आइदर रीज़न होगा इंटरनल या फिर होगा एक्सटर्नल। ठीक है, एंड काफ़ी लोगों को एक गलत फहमी भी है। गलत फहमी क्या है कि अगर लगता है कि भाई एक्सटर्नल है मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भाई जोर ज़बरदस्ती से होल्ड करो, ऐसा भी नहीं होता है। एंड अगर इंटरनल है मतलब बर्बादी हो गया, लूट गए, बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बट येस, हमें इन चीज़ों को देखना होता है कि कौन सा इसमें पर्टिकुलर मतलब पार्ट है जिस चीज़ के चलते ये दिक्कतें आ रही है। तो इंटरनल है प्रॉब्लम की एक्सटर्नल है? सो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट देखना पड़ेगा। सो HDFC बैंक बैंकिंग सेगमेंट में आता है, इनफैक्ट लीडर भी है इनका। सो बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस 1 साल का चलो ये भी थकेला, आप कह सकते हो 3-4% भागा है, बट HDFC बैंक 27% नीचे। एंड 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे, नहीं भाई बैंक निफ्टी तो ठीक ही कर रहा है, एटलीस्ट 50-60% तो यहाँ पे चल रहा है। पर HDFC बैंक का ग्राफ तो भाई हमें किधर आगे ना तो पीछे जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात कौन सी है, इनके कॉम्पिटिटर मतलब ICICI बैंक, कोटक, एक्सिस, बड़े साइज में SBI जो कि पब्लिक सेगमेंट वाली है, सरकारी है, बट फिर भी HDFC बैंक को भी तो टक्कर तो यहाँ पे देती है। सो वहाँ पे अगर हम चीज़ों को चेक करें तो 1 साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना भाई। 1 साल के परफॉर्मेंस की बात करें रिटर्न वाइज तो HDFC बैंक जस्ट अभी मैंने आपको बताया 26-27% नीचे है। ICICI बैंक चला नहीं है, बट चलिए एटलीस्ट डैमेज तो नहीं है, इस प्रकार का डैमेज तो नहीं है। एंड एक्सिस बैंक ने तो भाई अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, 16% से ज़्यादा के रिटर्न से। व्हाट अबाउट द कोटक? कोटक भी अच्छा नहीं कर रहा है, बट चलो एटलीस्ट ऐसा तो नहीं कि 30-40% नीचे है यहाँ पे। SBI तो भाई कमाल ही कर रहा है, 30-30% भाग रहा है। ये तो 1 साल की बात हो गई।
चलिए 5 साल की बात कर लेते हैं। एक आइडियल टाइम देखा जाता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अभी जैसे मैंने कहा कि 5 साल होल्ड करने के बाद भी नेगेटिव रिटर्न्स चल रहे हैं HDFC में। ICICI बैंक की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो मतलब 100% मतलब डबल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। एंड बाकी के इनके कॉम्पिटिटर भी देखो, एक्सिस ने भी 60, कोटक की बात करें तो चलो इन्होंने भी खास नहीं किया, बट एटलीस्ट हरा रंग कुछ तो नजर आ रहा है, 9-10%। SBI की बात करें तो 150%, जो कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। मतलब यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद पता क्या चलता है, इनके साथ चलने वाले इंटायर सेगमेंट की अगर बात करें, सेक्टर की बात करें, जो इसी लेवल की, मतलब एग्जैक्ट लेवल के तो नहीं हम कह सकते, बट थोड़ा सा कंपैरिजन के हिसाब से इनको सामने रखा जाता है। उस हिसाब से देखकर यहाँ तक कंक्लूजन निकल कर आता है भाई कि HDFC बैंक में इंटरनली बहुत कुछ दिक्कतें चल रही है। ठीक है, एक्सटर्नली अगर होती तो जैसे कि IT सेक्टर देख लो, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक्सटर्नली है। ठीक है, AI है, और भी मल्टीपल रीजन है कि सब कुछ एक साथ ही नीचे है। सब कुछ ऐसा नहीं कि भाई एक कंपनी भाग रही है और बाकी सब गिर रहे हैं, नहीं। या फिर देखा गया तो मतलब एक ही कंपनी यहाँ पे मतलब लगातार नीचे जा रही है और बाकी तो ठीक नहीं, पूरा सेगमेंट ही वो नीचे है। बट यहाँ पे अगर हमने देखा, अभी आपके सामने मैंने डेटा भी रखा, नहीं यहाँ पे कोई कम भागा है या फिर कम गिरा भी है, बट HDFC बैंक तो अलग ही दुनिया में है भाई। गिर भी गया तो सीधा 30% नीचे। सो इससे तो ये बात पक्की हो गई भाई कि इंटरनल रीजन की वजह से ही ये दिक्कत हमें होते हुए देखने को मिली है। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि रीज़न क्या है इसके पीछे का। सो आपको छोटे मोटे बहुत सारे रीजंस मिलेंगे यहाँ पे, बट बड़े कारण की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट वाइज ही बताना चाहूँगा, जिसके साथ हम शुरुआत करेंगे। ये एक्चुअल में फसाद की जड़ है। इसके बाद जो चीज़ें हमें सुनने को देखने को मिल रही है ना, आप कह सकते हो ये फर्स्ट कारण है ना, इस चीज़ के चलते बाकी चीज़ें शुरू हुई है। अब ऐसा बोलोगे तो गलत नहीं रहेगा। तो ये कौन सी चीज़ है? तो दोस्तों वो चीज़ है मर्जर। यस दोस्तों, हम सभी लोगों को पता ही है कि HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड, इनके बीच में हमें क्या देखने को मिल गया? मर्जर देखने को मिल गया, मेगा मर्जर देखने को मिल गया। ठीक है, जिस दिन ये मर्जर हुआ भी था तो ये स्टॉक्स हमें पता भी है कि किस लेवल से भागे भी थे। सो ये जो मर्जर है दोस्तों, इसने HDFC बैंक की हालत काफ़ी ख़राब हुई, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है उसके बाद HDFC हट गया और ये HDFC बैंक के अंदर ही मर्ज हो गया। एंड यहाँ से फिर वो प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो गए। प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए मतलब क्या हो गया? सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है कि HDFC बैंक क्या है, प्रॉपर बैंक है, पर HDFC लिमिटेड क्या थी? ये एक NBFC थी, और एक बैंक और NBFC में बहुत अंतर होता है। ठीक है, बेसिक अंतर क्या होता है हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। बैंक में सबसे खासियत क्या होती है? यस, बैंक में आप क्या कर सकते हो, पब्लिक से पैसा ले सकते हो, आप डिपॉजिट रख सकते हो। वहाँ पे HDFC या फिर किसी भी NBFC में ये सुविधा ही नहीं होती है। ठीक है, आपको पैसा उठाना है भाई, आप जाओ बॉन्ड्स इशू कर लो, वहाँ से आप ज़्यादा ब्याज के ऊपर पैसा उठा लो। ठीक है, और इसके बाद सारा गणित यहाँ पे हमें खराब होते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, ये चीज़ आपको डिटेल में पता होनी चाहिए अगर आप HDFC बैंक को स्टडी करते हो। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फंड। ठीक है, नाम एकदम भारी लगेगा, एकदम आसान भाषा में बोल दूँ तो भाई ये जो बैंक है ये भी क्या करते हैं, उधारी के ऊपर पैसा लेते हैं। ठीक है, जो उधारी के ऊपर पहले जो पैसे लिए जाते थे ना, अब उसका परसेंटेज क्या हो गया भाई, वो बढ़ गया। ठीक है, तो अगर वो परसेंटेज अगर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली भाई आपकी कमाई भी यहाँ पे कम होगी। एंड यही चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिल गई। कॉस्ट ऑफ फंड क्यों बढ़ गया? क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि HDFC बैंक तो भाई सस्ते में पैसा लेता था। सस्ते में पैसा क्या होता है? यस, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, पब्लिक से पैसा लो 3-4% ब्याज के ऊपर, बस दैट्स इट, आगे दे दो 10-12% के हिसाब से आपके पैसे बन जाएंगे। पर HDFC लिमिटेड की बात करें, इनके पास तो भाई डिपॉजिट लेने का कोई ऐसा है नहीं, तो फिर ये बॉन्ड्स के जरिए करते थे, और बॉन्ड्स में आपको हेवी रिटर्न्स मतलब देने पड़ते हैं, सामने वाले को कूपन्स देने पड़ते हैं। एंड यही जब ये मर्ज हुआ तो इनके पास तो कोई कासा था नहीं। सो इसी चीज़ के चलते अब हुआ क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ फंड, जो पैसे वो यहाँ से लेते थे वो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। एंड यहाँ से दिक्कतें हमें स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। देन अगर बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो हमें नीचे आते हुए देखने को मिल गया। पहले हमें 4% के आसपास हमें देखने को यहाँ पे मिलता था, वो अब 3 की ओर निकलते हुए देखने को मिल गया, और ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को आते हुए देखने को मिल गई। देन CD रेशो की बात कर ले, आपने CD रेशो सुना होगा, क्रेडिट टू डिपॉजिट, ये हमें बढ़ते हुए देखने को मिल गया। सो इस चीज़ के चलते भी यहाँ पे हमें क्या होते हुए देखने को मिल गया, HDFC बैंक के ऊपर प्रेशर, हर जगह से प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को मिल गया। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कासा रेशो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, कि पहले कितना था आप देख सकते हो, लगभग 44% था, 44%, वो ड्रॉप होके 32 तक नीचे आ गया।
ठीक है 32 तक नीचे। मतलब क्या है कि जो सस्ता पैसा इनको यहाँ पे मिलता था, ठीक है, अब वो यहाँ पे कितना कम हो गया आप देख सकते हो, बिकॉज ऑफ ये मर्जर के चलते। सो दिक्कतें यहाँ पे क्रिएट हो गई। एंड देन उसके बाद आपको पता ही है कि आरबीआई के काफ़ी हैवी रूल्स होते हैं, वो फॉलो करना मतलब बोलते हैं ना और ज़्यादा पोस्ट मर्जर इनके लिए मुश्किल हो गया। मतलब आरबीआई के अलग अलग रूल होते हैं, जैसे कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। आरबीआई का एक परसेंटेज है, जैसे कि लेट से हम एक एग्जांपल लेते हैं 4%, ठीक है, एक फॉर्मूला रहता है, उस हिसाब से आरबीआई बोलता है भाई इतना इतना 4% आपका बनता है, आप हमारे पास रखो। किसको बोलेंगे? एचडीएफसी बैंक को। और वो पैसा एचडीएफसी बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसके ऊपर फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती उनको, 0%, मतलब कुछ भी नहीं मिलता है उनको, सिर्फ सेफ्टी के लिए वो पैसा रखा हुआ रहता है। मतलब वो पैसा क्या हो गया, आरबीआई के पास पड़े पड़े सड़ गया, ठीक है। अगर वो पैसा आरबीआई के पास नहीं होता तो भाई उसका लोन देकर ये कुछ ब्याज कमा लेते कि नहीं। सो अब इस मर्जर के चलते क्या हो गया, ये जो रेशो है वो परसेंटेज तो वही रहेगा, ठीक है, बट साइज इनकी बढ़ गई, और साइज यहाँ पे बढ़ गई। अब यहाँ पे वो 4% के हिसाब से मान लो पहले अगर 100 करोड़ जाते थे, ऐसे ही रैंडमली बोल रहा हूँ, अब आरबीआई कह रहा है भाई कि अब ये तो मर्जर कर गया, उस हिसाब से भाई अब आपको लगभग 150 करोड़ रखने पड़ेंगे। तो इससे हुआ क्या, ये 50 करोड़ और फालतू चले गए। अगर ये नहीं जाते तो इसके ऊपर वो क्या करते, यस पैसा कमाते कि नहीं, तो ये अपॉर्चुनिटी भी चली गई। तो इस प्रकार से एचडीएफसी बैंक का प्रॉब्लम क्या होगी, यस मनी लॉक होना स्टार्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। ऐसे और भी चीज़ें एसएलआर को लेकर दिक्कतें यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से दिक्कतें यहाँ पे हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल गई जस्ट बिकॉज ऑफ मर्जर। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर यहाँ पे जैसे कि आपको बताइए, फिर आपको अलग अलग कुछ नुस्खे अपनाने पड़ते हैं। एंड यहाँ से जैसे मैंने कहा ना, फसाद की जड़ वो मर्जर वाला ही पॉइंट था। फिर अलग अलग दिक्कतें हमें सुनने को और देखने को मिली, जैसे कि आपने ये सुना होगा कौन सा कि मैनेजमेंट में काफ़ी दिक्कतें हो गई। जैसे कि सबसे बड़ा बम फटा था, आपको पता ही है, इनके ये जो चेयरमैन थे, ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते पार्ट टाइम, अटानु चक्रवर्ती, उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। और सिर्फ रिजाइन नहीं दिया, जाते जाते इन्होंने बहुत सारे एलिगेशन लगा दिए। इन्होंने आरोप लगा दिए कि भाई पिछले 2 साल से जो भी चल रहा है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में, ये मेरे पर्सनल वैल्यू एथिक्स के खिलाफ है। ये कितना बड़ा उनका ये डेरोगेटरी रिमार्क था कि एचडीएफसी बैंक इतनी बड़ी कंपनी 5% तक गिर गई, ठीक है। एचडीएफसी बैंक इतना हेवी वेट स्टॉक, 19 मार्च की ये खबर है, ठीक है। और यहाँ से एक एक दिक्कत हमें देखने को यहाँ पे मिल गया। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने स्पष्टीकरण दे दिया भाई अपने साइड से, ये जो भी एलिगेशन है अनएथिकल एंड ऑल दैट, ये टोटली बेसलेस है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस हमें यहाँ पे नहीं मिला है। देन उसके बाद अटानु चक्रवर्ती तो चले गए, फिर नई अपॉइंटमेंट उनकी जगह पे किसी को तो लाना यहाँ पे पड़ेगा। तो किसका नाम सामने आया, मिस्टर राजीव कुमार। यस, राजीव कुमार जी की अगर हम यहाँ पे बात करें, आप ज़रूर इनको जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है। और इनको क्यों लाया गया था, इनके लिए सबसे बड़ा टास्क क्या था कि रिस्टोरिंग द इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इन एचडीएफसी बैंक। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जा रहा है ना भाई कि ये चल क्या रहा है एचडीएफसी बैंक में, ऐसी खबरें हमने कभी नहीं सुनी एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। एंड अब यहाँ पे चल क्या रहा है। सो राजीव कुमार जी को ये टास्क यहाँ पे दिया गया। और राजीव कुमार आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि काफ़ी पहले से ही पॉपुलर थे। यस, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे रह चुके थे 2022 से लेकर 25 के बीच में। और इनके ऊपर भी अगर हम यहाँ पे देखें, जब भी इलेक्शन चलता है, आपको पता है अपोजिशन की ओर से काफ़ी आरोप लगाए गए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी इन्वेस्टर में हमें नाराज़गी देखने को मिली थी। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा था, तो इसलिए एचडीएफसी बैंक आप देख सकते वही का वही पड़ा रहा। देन तीसरा पॉइंट कौन सा कि भाई अटानु चक्रवर्ती, इन्होंने आरोप लगाए थे कि प्रॉपरली चीज़ें यहाँ पे नहीं चल रही है। तो जो उन्होंने कहा है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ फर्म्स का अपॉइंटमेंट किया गया कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करो, उन्होंने जो कुछ भी बोला है और उसकी रिपोर्ट सामने रखो। तो यहाँ पे भी दिक्कत आ गई। कैसे कि ये जो आपको ये फर्म जो देखने को यहाँ पे मिल रही है, ये ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का जो मर्जर था उसके वक्त ये उन्हीं का लीगल साइड हैंडल कर रही थी। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज़ हो गई कि इनको ये इनसे यहाँ पे पैसे यहाँ पे मिलते हैं तो इनके फेवर में ही कहेंगे। तो ये सारी बातें स्टार्ट यहाँ पे हो गई। तो मतलब किधर से भी लोगों को समाधान नहीं मिल रहा था भाई। और देन उसके बाद चौथा पॉइंट जो सामने आया, उससे तो वापस मतलब बवाल ही मच गया। और वो चौथा पॉइंट कौन सा था, MSRDC। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, इसके ऊपर मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो भी बनाया था कि एचडीएफसी बैंक में क्या एक और फ्रॉड यहाँ पे पकड़ा गया है, क्या कुछ गड़बड़ी यहाँ पे चल रही थी। सो ये जो MSRDC की अगर बात कर ले, इसके वजह से तो काफ़ी दिक्कत हो गई, ठीक है। वैसे तो मैंने इस वीडियो में
वो पूरा मतलब क्या क्या इशू यहाँ पे हुए थे उसको मैंने डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दिया, आप चाहो तो इसको देख सकते हैं। फिर भी अगर मैं एक दो मिनट में अगर आपको समझा दूँ तो यहाँ पे हुआ क्या था। तो HDFC बैंक, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मर्जर के बाद इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था, और वो प्रेशर को अगर रिलीज करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना कासा रेशो सुधारना पड़ेगा। मतलब आसान भाषा में बोल दूँ तो डिपॉजिट्स यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, डिपॉजिट्स लाने पड़ेंगे। और इसी चीज़ के लिए इन्होंने यहाँ पे MSRDC के साथ यहाँ पे एक डील कर ली, ठीक है। और दोस्तों वो डील में क्या था कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि MSRDC, ठीक है, इनके पास काफ़ी पैसा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके बैंक में पैसा यहाँ पे रख लेंगे, लगभग कुछ तो 3,000 करोड़ के आसपास की बात की थी, तो रख लेंगे। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा ब्याज चाहिए, ये डिमांड यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल गई MSRDC के द्वारा। और मैं आपको बताना चाहूँगा RBI के रूल है, आप किसी क्लाइंट को स्पेशल रेट नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे रेट अगर 3% है, ठीक है, अगर बैंक का, तो भाई वो सबके लिए है, कोई भी आ जाए, ठीक है, सबके लिए सेम ही रेट है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि चलो आपके लिए हम अलग से 6.5% का रेट दे देते, एक्स्ट्रा रेट आपके लिए ला कर दे देते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। बट लेट मी टेल यू दोस्तों, यही चीज़ HDFC बैंक ने की, ये उनके ऊपर आरोप थे कि इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया कि MSRDC को बोल दिया कि भाई आप, उनको डिपॉजिट चाहिए ना, हमारे अकाउंट में डाल दो ना, 3,000 करोड़ रख दो, ठीक है, हम आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे 6% देंगे, 5.5% देंगे, 6.5% देंगे, ठीक है। और ये जैसे मैंने कहा कि ये तो RBI के गाइडलाइंस के खिलाफ है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों काफ़ी दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो गई, क्योंकि आपको पता ही है कि आपने जो एक्स्ट्रा ब्याज दिया है वो केस में आई गेस कुछ तो 2.5% एक्स्ट्रा ब्याज उन्होंने दिया था, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको कुछ तो उसके खिलाफ एंट्री दिखानी पड़ेगी, ठीक है, जो कि गलत है यहाँ पे, ठीक है। वो कुछ तो लगभग 45 करोड़ अमाउंट निकल कर आ रहा था। अगर आप चेक भी करोगे ना, ये देखिए 45 करोड़ से रिलेटेड भी इनके ऊपर यहाँ पे आरोप यहाँ पे लगे हुए थे। वो 45 करोड़ उन्होंने क्या किया था कि जो नॉर्मल इंटरेस्ट है भाई उसके लिए तो कोई कुछ पूछेगा नहीं आपको, ठीक है, बट वो जो एक्स्ट्रा जो आपने ऊपर का इंटरेस्ट था 45 करोड़ बन रहा था, उसको दिखाने के लिए उन्होंने दिखा दिया कि भाई कि जो MSRDC है, ठीक है, ये रोड से रिलेटेड काम करती है, वहाँ पे क्या करेंगे, HDFC बैंक के एडवर्टीजमेंट करेंगे, ठीक है। सो एडवर्टीजमेंट करेंगे तो HDFC बैंक क्या करेंगे, इनको पैसे पे करेंगे। और वो पैसे कितने लेके लेंगे, ऐसा कुछ 45 करोड़ अमाउंट ऐसा उन्होंने पे कर दिया। यहाँ तक भी चीज़ें ठीक थी, बट एग्जैक्टली जब चीज़ों को चेक किया गया कि क्या एक्चुअल में एडवर्टीजमेंट किया गया है, जो कि नहीं किया गया था ना, ये तो इंटरेस्ट के जरिए दिया गया था, तो वहाँ पे पाया गया कि भाई कुछ तो 6-7 चीज़ें थी उसमें। मतलब हर एक जगह पे एक ही फ़ोटो चिपका के रखी हुई थी, हर एक जगह पे सेम फोटो सेम फोटो सेम फोटो। एंड वहाँ से पता चला कि भाई ये क्या है। आप कह रहे हैं कि अगर आपने इनको इतना बड़ा अमाउंट 45 करोड़ दिया है एडवर्टीजमेंट करने के लिए, सो एडवर्टीजमेंट के होर्डिंग्स तो दिखा दो, एक ही पिक्चर थी, ठीक है, एंड बाकी की पिक्चर्स कुछ भी नहीं थी। सो उसके बाद काफ़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया गया एंड पाया गया कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ थी। एंड MSRDC केस के चलते आप देख सकते हैं HDFC बैंक बोर्ड ने 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगा दी MD एंड CFO एंड ग्रुप के ऊपर, ग्रुप हेड के ऊपर, कि ये जो आपने यहाँ पे चल रहा है ये काफ़ी गलत है करके। इस चीज़ को लेकर अब RBI ने HDFC बैंक को पूछा ये क्या बात हुई, 1 लाख की पेनल्टी, मतलब क्या चल क्या रहा है। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है ऊपर नीचे। क्यों? यस, जो पॉइंट नंबर 1 था, फसाद की जड़ क्या है, बिकॉज ऑफ मेगा मर्जर, कि उनको अब क्या करना है भाई, वो बहुत बड़ा डिपॉजिट्स लेकर आने पड़ेंगे, कासा रेशो यहाँ पे सुधारना है, इसीलिए ये सारा तिगड़म पट्टी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन यहाँ पे क्या है दोस्तों, कंक्लूजन जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि HDFC बैंक में कैसे चलता था पहले, मतलब आप कह सकते हैं मेगा मर्जर ऐसे 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो कि बिफोर मेगा मर्जर की ज़िंदगी एंड आफ्टर मेगा मर्जर की ज़िंदगी। इसमें HDFC बैंक में काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को हिलते हुए देखने को मिल चुकी है, ठीक है। मतलब इस प्रकार की खबरें कभी नहीं आती थी, HDFC बैंक से रिलेटेड हमेशा अच्छी खबरें आती थी, बट अभी जैसे ये मेगा मर्जर यहाँ पे हुआ है उसके बाद ये चीज़ें इनको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर इनके डिपॉजिट्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, तो इनका आंकड़े काफ़ी यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे और यही दिक्कत यहाँ पे चल रही। बाकी की चीज़ें तो मैंने आप लोगों के सामने रखी भी नहीं। दुबई में भी इनके ऊपर दिक्कत ही हुई थी 81 बॉन्ड्स को लेकर, ठीक है, वहाँ पे भी मिस सेलिंग की थी, बहुत सारे NRIs थे, उनको चुना लगाया था, ठीक है। मतलब वो तो था बॉन्ड, बट वो हमेशा ऐसे दिखाया जाता है कुछ तो सेफ रहता है FD की तरह। प्लस कंपनी के जो CEO है उनके अपॉइंटमेंट भी अभी तक पेंडिंग है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी अनसर्टेनिटी, मतलब ऊपर से भी देखोगे ना तो आपको पता चलता है कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। एंड यही तो रीज़न है कि
कि HDFC बैंक ऐसा चल रहा है यहाँ पे और बाकी बैंक्स तो एटलीस्ट ऊपर हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये इंटरनल इश्यूज़ के चलते ही क्या हो रहा है यहाँ पे HDFC बैंक में हमें लगातार दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अब रही आखिर वाली एक ही बात, कौन सी, क्या ये बैंक क्या ये कमबैक यहाँ पे कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि ये कमबैक कैसे कर पाएगा। ऐसे इनको ज़्यादा डिपॉजिट्स ही यहाँ पे लाने पड़ेंगे। इसके लिए भी जो उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं वहाँ पे भी इनकी बैंड बजी है। कैसे, इन्होंने बहुत सारे ब्रांचेस खोल दिए। ठीक है, अब ब्रांचेस अगर आप खोल लोगे, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर करना भाई इतना सिंपल नहीं रहता है, काफ़ी समय लगता है। एंड जो खर्चा रहता है वो तो पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। सो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इनको लगातार कॉस्ट यहाँ पे लगती ही जा रही है। एंड वो पर्टिकुलर ब्रांच वहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के लिए भी 3-4 साल तो यहाँ पे यूं ही निकल जाएंगे। सो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे HDFC बैंक बहुत बुरी तरीके से फंसा पड़ा हुआ है। सो कमबैक करना है भाई, तो इनको ये डिपॉजिट्स अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। कासा रेशो इंप्रूव यहाँ पे करना पड़ेगा, मार्जिन इंप्रूव करना पड़ेगा, तो ही जाके चीज़ें यहाँ पे ठीक करी होगी। और मैनेजमेंट में भी ऐसा कोई तो व्यक्ति लेके उनको यहाँ पे आना पड़ेगा जिसके ऊपर मतलब मार्केट को काफ़ी सॉलिड ट्रस्ट हो। ठीक है, क्योंकि अटानु चक्रवर्ती का रिजिग्नेशन आ गया, उसके बाद उन्होंने ऐसे व्यक्ति को सामने रखा जो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में यहाँ पे फंसी हुई थी। तो इस चीज़ के चलते वो ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी अब आगे यहाँ पे क्या होता है। जो CEO है मिस्टर जगदीशन की अगर बात कर ले, क्या RBI अलाउ उनको करता है कि नहीं करता है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बना हुआ है। सो इसी चीज़ के चलते हर कोई वेट एंड वॉच यहाँ पे फिलहाल तो कर रहा है। और जैसे मैंने कहा, ये तो पहले से ही चल रहा था, बट अभी हेडलाइन इसीलिए बन गई बिकॉज जेफरीज के क्रिस वुड उन्होंने भी क्या कर दिया, HDFC बैंक को पूरी तरीके से यहाँ पे निकाल दिया। तो ये चर्चा और ज़्यादा जोर पकड़ते हुए देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट्स थे उसको काफ़ी डिटेल में मैंने कवर किया है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।